हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो वी नो दैट कि एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो रिजिडली फिक्स नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूटी क्या होते हैं, या रोटेशन में होते हैं या फिर वो वाइब्रेट कर देते हैं। सो ये जो उनका कॉन्टिन्यूटी में रोटेशन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, वो नंबर ऑफ वेज में हो सकता है। और ये जो वेरियस मोड्स आते हैं वाइब्रेशन के, वो किसी भी मॉलिक्यूल में वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि आपके पास जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनका नेचर कैसा है, दूसरा जो एंटायर मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है। सो द वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस पॉसिबल इन अ मॉलिक्यूल दैट डिपेंड कि उसके अंदर कौन से पॉसिबल वाइब्रेशन है इन मॉलिक्यूल that depend upon number 1 nature of bond, कि आपके पास जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनका नेचर क्या है themselves। दूसरा इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल, कि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है। अब जो एब्जॉर्प्शन होती है आईआर रेडिएशन की, जो एब्जॉर्ब कौन करेगा, एक बॉन्ड, वो इंक्रीज करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन एंड एक चेंज लेके आता है इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल। सिमिलरली इन जो आपके पास आईआर रेंज है उसके अंदर क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी होती है वो एक चेंज लेके आती है इन दी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, एंड उसी की वजह से आपके पास क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रा मिलता है। और वहां पर जो आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज की वजह से जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो ऐसा नहीं होता कि वो हर एक वेवलेंथ के लिए आपको मिलेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है, जिसको हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स। सो यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन of IR radiation by a bond, it will increase the amplitude of vibration and also bring a change in the rotational energy level. एंड आईआर के अंदर बेसिकली क्या होता क्या है, इन आईआर रेंज जो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है वो क्या लेके आएगी, चेंज। द एब्जॉर्ब एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट अ predominant change in the vibrational energy level। अब अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली होता है क्या, किस रूल को ये फॉलो करता है, तो इसमें क्या है दैट कि एक जो गिवन बॉन्ड होता है, गिवन बॉन्ड, क्योंकि जो वाइब्रेशन हो रही है वो इट इज ड्यू टू द गिवन बॉन्ड एंड द नेचर ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल। सो एक गिवन बॉन्ड जो होता है और अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, और a part of molecule can absorb only that wavelength, क्योंकि आईआर के अंदर इतनी सारी वेवलेंथ रेंज है, सारी वेवलेंथ रेंज को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है आईआर रीजन से। वेवलेंथ ऑफ आईआर रीजन which will provide the photon of that particular amount of energy, which is required for the vibrational change, which is required to raise the vibrational energy level to a permitted value। दैट मीन्स क्या है, जो आईआर रेडिएशन है उसमें स्पेसिफिक एक ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी और उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल सिग्नल ही वहां पर मिलता है। सो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज बेस्ड अपॉन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल्स इन दी, क्योंकि हमने बात की यहाँ पर किसकी, फोटोन की। सो इट विल अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ देयर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 10 IR spectroscopy
spectroscopy is based upon the absorption of IR radiation by molecule in accordance with quantization of their vibrational energy level. सो इस केस में होता क्या है, जो एब्जॉर्प्शन होती है उसमें ट्रांजिशन होती है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशन लेवल टू दी हायर स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। जैसे आपके पास एक वाइब्रेशन लेवल ये है, दूसरा ये है। सो एक वाइब्रेशनल लेवल से जो ट्रांजिशन होगी वो कहाँ होगी, वो जो हायर वाइब्रेशनल लेवल है उसके अंदर क्या होती है, ये ट्रांजिशन होती है। दूसरा जो आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उनके अंदर फर्दर क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। सो जो ट्रांजिशन होती है वो क्या है, वो एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन में होने के साथ साथ एक रोटेशनल से दूसरे रोटेशन के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि जब ये ट्रांजिशन होगी तो यहाँ पर ये इस टाइप की ट्रांजिशन भी पॉसिबल होती है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जो अब्जॉर्प्शन हो रही है IR रीजन की, वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर एंड वाइब्रेशन लेवल टू दी हायर वाइब्रेशन लेवल। और उसके अंदर ही आपके पास क्या, ये क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल एनर्जी लेवल है। तो जो IR स्पेक्ट्रा यहाँ पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा। सो द रिकॉर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ IR रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ absorbed to raise the vibrational energy level constitute the infrared spectrum, और जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। जो कि मैंने आपको बताया उसका रीजन क्या है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब अगर हम एक मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, अल्कोहल हमारे पास है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके पास कार्बन है, इसके पास कुछ भी अलग से प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हम ओवरऑल रेंज बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी OH की, जो स्ट्रेचिंग है उसकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 2.7 टू 3.3 माइक्रोमीटर। और जो आपके पास ये यहाँ पर जो बेंडिंग वाइब्रेशन होगी दैट इज, कौन सी बेंडिंग वाइब्रेशन है यहाँ पे, COH बेंडिंग वाइब्रेशन। तो ये जो आपके पास रेंज आती है दैट इज 6.7 टू 8.3 माइक्रोमीटर। और यहाँ पर जो ये CO स्ट्रेचिंग आती है, CO स्ट्रेचिंग, इसकी जो रेंज आती है दैट इज 8.3 टू 10 माइक्रोमीटर। और यहाँ पर क्या आएगा, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, उसको हम क्या करते हैं अलग से। मतलब हम क्या करते हैं, जब भी हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं, हम सिंगल टाइम पे सिर्फ एक ही ग्रुप को लेके चलते हैं। या तो हम यही ग्रुप लेके चलेंगे या हम जो रेस्ट पार्ट है उसको लेके चलेंगे। मतलब एक टाइम पे अगर हम एक स्टडी करें तो दूसरे वाले पार्ट को हम क्या करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। माइक्रोमीटर में जो रेंज होती है यहाँ पे वो स्टार्ट होती है नियर इंफ्रारेड रेंज के लिए फ्रॉम 0.8 एंड फॉर इंफ्रारेड 2.5 एंड देन यहाँ पर 15 एंड यहाँ पर आती है 200 माइक्रोमीटर। दैट मीन्स आपके पास क्या है, अगर हम बात करें माइक्रोमीटर में तो IR रीजन के लिए जो रेंज है वो 2.5 से कितनी है, 15। इसी वजह से मैंने अभी आपको जो शो किया है उसमें ये माइक्रोमीटर के टर्म में आपको क्या है यहाँ पर वैल्यू शो की हुई है कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और बेंडिंग वाइब्रेशन है वो किस टाइप से यहाँ पे शो होती है। नेक्स्ट जो हम इसमें स्टडी करेंगे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ vibrational frequency that is given by a name Hooke's law. It is the Hooke's law. अब क्योंकि एक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर CC बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा भी कुछ अदर टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। सो जो वेरियस मोड होते हैं वाइब्रेशन की, उनको जो एनालाइज करना होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो हम क्या करके चलते हैं, सिंगल टाइम पे सिर्फ एक ही बॉन्ड को हम कंसिडर करके चलते हैं और जो उस मॉलिक्यूल में दूसरे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या करके चलते हैं, नेग्लेक्ट।
अब हम कंसीडर करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की हम बात करें, किसी भी दो बॉन्डेड आपके पास मॉलिक्यूल है, इस टाइप से इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और जब भी हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करते हैं तो हम क्या सपोज करके चलते हैं कि आपके पास ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये किस टाइप से है, लाइक अ स्प्रिंग, कि आपके पास ये स्प्रिंग है, इस टाइप से ये आपस में कनेक्टेड है। तो उस केस में ये आपके पास दो बॉल्स हैं जिनमें आपके पास क्या है, एटम प्रेजेंट है। तो उस केस में हुक्स लॉ ने क्या दी थी, एक स्टेटमेंट दी थी, एक रूल दिया था। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज गिवन बाय 1/2 पाई √k बाय म्यू। अब दिस म्यू इज व्हाट, दिस इज द रिड्यूस्ड मास, दिस इज द रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। एंड रिड्यूस मास हम किस केस में चलते हैं, जब आपके पास क्या है, दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में म्यू को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। सो m1 और जो m2 है दीज आर दी एक्चुअल masses ऑफ टू एटम्स इन ग्राम्स। एंड जो k यहाँ पर है दैट इज फोर्स कांस्टेंट, इट इज द फोर्स कांस्टेंट। एंड इसका जो यूनिट होता है इट इज डाइन पर सेंटीमीटर इनवर्स। एंड ये रिलेट क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। फर्दर अगर हम क्या करें, इसको निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, एंड वी नो वेव नंबर इज गिवन बाय न्यू अपॉन सी। सो इसको हम क्या करेंगे, सी आपके पास यहाँ पर हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन हुक्स लॉ को हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इट इज गिवन बाय 1/2 पाई सी √k बाय म्यू। तो ये हाँ इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में क्या है, आपके पास जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास वेव नंबर है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे है, अपॉन दी फोर्स कांस्टेंट। तो जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपके पास क्या आती है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आती है। सो स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड higher is the stretching vibrational frequency, higher is stretching vibrational frequency। सो हमें पता है कि जो आपके पास ऑर्डर होता है वो क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C। तो इस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड में, देन डबल बॉन्ड में, एंड देन सिंगल बॉन्ड में। तो इस वजह से आपके पास जो जिन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दैट मीन्स फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, दैट मीन्स उनके पास जो वेव नंबर है वो ज्यादा आएगा, मीन्स उनकी फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। नेक्स्ट क्या आएगा, सेकेंड अगर हम बात करते हैं दैट इज द masses ऑफ एटम्स। सो इसमें क्या आपके पास जितना ज्यादा बॉन्डेड एटम्स का मास कम होगा उतने ही रिड्यूस मास कम होगा, जिसकी वजह से वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, हाई। सो स्मॉलर masses ऑफ एटम्स implies small reduced mass, क्योंकि रिवर्स में है अपॉन एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ये आपके पास कम होगा उतना यहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, अगर हम बात करें वेव नंबर की हम बात करें, वो क्या होगी, ज्यादा होगी यहाँ से। तो स्मॉलर रिड्यूस मास इम्प्लाइज हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो ये हम बात करते हैं इसकी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दिया भी हुआ है कि जो ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें उसके लिए, और डबल बॉन्ड के लिए और सिंगल बॉन्ड के लिए जो आपके पास फोर्स कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज क्या होती है। तो आपके पास सिंगल बॉन्ड के लिए जो वैल्यू आती है इट इज 5 × 10⁵, जो हम बात कर रहे हैं के की वैल्यू। अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की तो इसमें आता है 10 × 10⁵, और इस केस में आती है 15 × 10⁵। अगर हम बात करते हैं, अब किसकी हम बात कर रहे थे, अबाउट दी मासेस ऑफ द एटम्स। तो अगर हमारे पास एग्जांपल आता है इसमें कि अगर हम एक्सपेक्ट करें, एक हमारे पास नॉर्मल सीरीज है कि CH बॉन्ड की अगर मास की बात करें, देन NH बॉन्ड की बात करें, एंड OH बॉन्ड की बात करें, एंड FH बॉन्ड की बात करें, तो एक्सपेक्ट तो ये क्या किया जाता है कि आपका जो
स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो किस ऑर्डर में डिक्रीज करेगी, वो इस ऑर्डर में डिक्रीज करेगी। मतलब आपके पास इसका सबसे ज़्यादा मास क्या होगा, कम होगा, जिस वजह से इसका जो आपके पास वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा आनी चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बट एक्चुअल में होता क्या है, बट एक्चुअली ऑर्डर इज इंक्रीजिंग। अब उसका रीजन क्या आता है, बिकॉज इस केस में फोर्स कांस्टेंट क्या हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट इज इंक्रीजेज इन ऑर्डर गिवन एज। सो आपके पास CH, NH, OH एंड FH। तो आपके पास जो ऑर्डर हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसके लिए, क्योंकि इसका मास कम होगा तो यहाँ पर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इसके लिए ज़्यादा आती है देन OH के लिए एंड देन NH के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फोर्स कांस्टेंट इस केस में क्या है, ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, हेटेरो एटम, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो HF बॉन्ड होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है टूवर्ड वैल्यू, दैट इज वेव नंबर 4138 सेंटीमीटर इनवर्स। जो OH बॉन्ड है वो करता है 3570 सेंटीमीटर इनवर्स। जो NH बॉन्ड है वो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड यहाँ पर क्या है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर ये 3300 था, तो ये आपके पास क्या है, इसका रीजन है। थर्ड आपके पास जो डिपेंड करेगा, दैट इज टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड किया था, फिर मासेस पे, एंड नेक्स्ट आएगा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पे। तो यहाँ पर क्या है, डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है वो किस टाइप की क्या कर रहा है, वाइब्रेशन शो कर रहा है, वो स्ट्रेचिंग शो कर रहा है या फिर वो बेंडिंग। तो हमने अभी स्टडी किया था कि दैट फॉर अ बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इस वजह से जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती हैं उनकी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होंगी, तो वो हायर फ्रिक्वेंसी या फिर हायर वेव नंबर पे आती है एज कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशन। सो दैट इज वाई द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस रिक्वायर more energy and absorb the IR wavelength at IR radiations at a higher frequency or higher wave number। तो ये यहाँ पर क्या है, डिपेंड अपॉन द टाइप। दूसरा हमें पता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमारे पास क्या होती है, दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक। तो उन केस में जो आपके पास एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन absorb at a higher frequency than symmetric stretching। तो ये यहाँ पर बात आ रही है कि उसमें भी फर्दर क्या है, ये डिपेंड करेगा कि सिमेट्रिक वाइब्रेशन है या पर एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है। नेक्स्ट आता है अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड बैंड। जो आपके पास बैंड आए हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से बॉन्ड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। सो सिर्फ वही बॉन्ड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं विच इन्वॉल्व द चेंज इन डाइपोल मोमेंट। सो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, दैट इज चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड। तो ऐसी वाइब्रेशन ट्रांजिशन जिनके अंदर एक चेंज आएगा डाइपोल मोमेंट में एक मॉलिक्यूल को, उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड एक्टिव ट्रांजिशंस, और जिनमें कोई चेंज नहीं आता है उनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड इनएक्टिव ट्रांजिशंस। तो अब हम पढ़ते हैं बात, दैट इज अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन। तो जो इंटेंसिटी होती है वो भी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल, कि आपके पास जो सैंपल है मीन्स जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी
कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो जितने ही ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एक सैंपल के अंदर उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग ग्रुप्स उस मॉलिक्यूल में ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स जो स्पेक्ट्रम होगा वो इतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा। दैट मीन्स एक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल एक स्ट्रॉन्गर स्पेक्ट्रम देगा और एक जो लेसर कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल होगा वो लेसर देगा। सो यहाँ पर आएगा ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल implies more number of absorbing groups, implies more intense spectrum. That means a more concentrated solution sample, a more concentrated sample gives stronger spectrum than a less concentrated sample. दूसरा आपका इसमें जो आता है रीजन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट चेंज। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आता है दैट इज द चेंज इन द डाइपोल मोमेंट। सो जितना ज़्यादा चेंज होगा डाइपोल मोमेंट में, हायर dipole moment change implies stronger absorption। तो इसको हम एग्जांपल से लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास बात है आइसोब्यूटाइलिन CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, दिस इज आइसोब्यूटाइलिन। एंड एक हमारे पास एग्जांपल है 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3। So this is 2,3 dimethyl 2-butene। तो इस केस में क्या है, जो डाइपोल मोमेंट है इट इज 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक दूसरे की ट्रांजिशन को जो डाइपोल मोमेंट है उनको क्या है क्रॉस यहाँ पर हो रही है, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन इस केस में जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वो डाइपोल मोमेंट को लीड कर रहा है। तो इसके पास होगा इट विल हैव द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। सो इट इज एब्जॉर्ब एट 1640 सेंटीमीटर इनवर्स और यहाँ आएगा नो IR एब्जॉर्प्शन। सो यहाँ कोई भी IR एब्जॉर्प्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं है जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी फॉर द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।